नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत शर्मा स्वागत करता हूं कार्यक्रम में आपका। आप सोच रहे होंगे कि आज आपसे रूबरू होने से पहले मैं कुछ खा भी रहा हूं और पी भी रहा हूं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैं हूं ही एक ऐसी जगह जो दिल्ली, भारत की राजधानी में रहते हुए हमें अपने आप में वहां से अलग रहने को मजबूर कर रही है। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में, जहां मेरे साथ मेरे सामने मौजूद है एक पूरा अफगानिस्तान, या हम कहें मिनी अफगानिस्तान। और क्यों, किस लिए, कैसे हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं, क्या कारण है हमारे यहाँ पहुँचने का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं पी रहा हूँ और खा रहा हूँ उसके बारे में। ये है अफ़गानी चाय, जो फीकी होती है। अफ़गानी चाय है ये, जिसको आप देख रहे हैं। और इसको कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, आप सोचेंगे चाय को खाने की बात कर रहा है, क्या अजीब बात है। इस टॉफ़ी को पहले खाया जाएगा, फिर इस चाय की चुस्कियां भरी जाएंगी, जिससे मुंह में टेस्ट आएगा मीठा मीठा। जी हाँ, ये चाय है, ये फीकी चाय होती है। हमारे यहाँ ग्रीन टी का कुछ कलर ऐसा होता है, लेकिन ये है अफ़गानी चाय, जो हम चाय भी पियेंगे। और आज रूबरू होंगे अफ़गानी लोगों से कर रहे हैं हमारे, और मैं खुद उनसे जानना चाहूँगा। निसार जी हैं हमारे साथ। क्या आपका पूरा नाम, शुभ नाम है, और कब से आप दिल्ली में हैं? धन्यवाद। मैं निसार अहमद शेरज़ाई। मैं सिविल एक्टिविस्ट हूँ। अफ़गानी का कोई नुमाइंदा नहीं है, इसलिए कि अफ़गान लोग जो अफ़गानिस्तान से आता है वो सब यूनिसियार ऑफिस के लिए रजिस्टर है, इसलिए कोई नुमाइंदा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले अफ़गानी जो हैं वो आपको एक अपना सिपह सलार ज़रूर मानते हैं, क्योंकि आप उनकी मदद करते हैं, आप उनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ, अभी तो अफ़गान लोग ये मानते हैं कि हम सब रिफ्यूजी हैं। कुछ प्रॉब्लम हमारा मुल्क में था, हम सब वो ये यूएन के लॉ के हिसाब से जो परेशानी हमारे मुल्क में आया, उस परेशानी से परेशानी की वजह से हम निकल गया। तो हम जो जितना लोग रहते हैं इधर, सब एक एक जैसा है। तो निसार अहमद शिरजई साहब, आप भारत में अफ़गानिस्तान से कब आए, और क्या माइंड में मेंटलिटी लेकर आप इंडिया में आए थे? मैं तो करीब 4 साढ़े 4 साल पहले आया। जो मेरे लिए अफ़गानिस्तान में परेशानी हो गया, नामनी की वजह से या डर की वजह से, मैं अपनी बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, बच्चों के जीने के लिए, कि वो उधर इधर ज़िंदगी करे या यहाँ से तीसरा मुल्क जाए, वो डर की वजह से, वो प्रॉब्लम की वजह से, जो यूएन का जो यूनिसियार के रिफ्यूजी के लिए ऑफिस है इधर दिल्ली में, मैं उस सिलसिले से आया कि यूनिसियार जो रिफ्यूजी के लिए काम करता है यूएन के हिसाब से, उसमें मैं आया, अपनी नाम रजिस्टर किया। और बस तो इसके इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान वो कन्वेंशन जो वो रिफ्यूजी मानते हैं, वो कन्वेंशन साइन नहीं करता है, वो नहीं किया है। इसलिए हम इधर नहीं रह सकते। हम आया कि यहाँ से फिर तीसरा मुल्क शिफ्ट हो जाए। तो ये जो एरिया है लाजपत नगर, जिसको कहा जाता है, दिल्ली का एक दिल के रूप में माना जाता है, एक पॉश एरिया है। और यहाँ हमें देखने में आता है कि एक मिनी काबुल या मिनी अफ़गानिस्तान अगर हम कहें, तो इतने अफ़गानी लोग हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं भारत अफ़गानियों का, या अफ़गानिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका एक अच्छा सेकंड हाउस के रूप में जाना जा रहा है, या अफ़गानी लोग भारत को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? देखिए, तो ये सब लोगों का पता है, हमारा अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का जो दोस्ती जो ताल्लुक़ात है बहुत पुराना है। जो अफ़गानिस्तान का 5,000 साल तारीख़ है, इसी तरह 5,000 साल में अफ़गानिस्तान और इंडिया का लोग आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक़ात था, पहले भी आज भी। हर ज़माने हमारा मुल्क में कोई भी सरकार अगर आया, उस सरकार के साथ जो हिंदुस्तान वो सरकार अच्छा ताल्लुक़ात रखा था, इसलिए लोगों के दरमियान भी बहुत प्यार है। अगर अब अफ़गानिस्तान जाते हैं, हर घर में देखो, अगर कोई इंडियन फिल्म इधर रिलीज़ होता है, अगले दिन अफ़गानिस्तान में लोग को उसको उसको देखता है। तो अब अफ़गानिस्तान का लोग ये टीवी चैनल से या सिनेमा से, फिल्म के हिसाब से, वो सब को हिंदी आता है। वो कहाँ सीखा, कहाँ से सीखा?
होते सीरियल ड्रामा से या टीवी चैनल से, इससे कि प्यार है अफ़गान लोग और हिंदुस्तान का लोग के दरमियान बहुत प्यार है। ठीक है, आपकी बातों से झलकता है कि अफ़गानियों में और भारतीयों में आपस में बहुत ज़्यादा तालमेल है और बहुत अच्छा प्यार है। तो किस तरीके से आप देखते हैं भारत अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को, और अगर पिछले 4 साल 4.5 साल पहले जब आप भारत में आए हैं उसकी बात अगर ना करते हुए हम जनवरी 2020 से अगर बात करें या लॉकडाउन की शुरुआत से बात करें, तो देखने में आया है और जिस तरीके से हमने न्यूज़ देखा भी है कि कुछ अफ़गानीज़ खुदकुशी भी कर रहे थे और कुछ लाचार थे। लॉकडाउन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उसके बाद शिकायतें काफ़ी हमने सुनी कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है आपका, जो रिफ्यूजीज़ को रजिस्टर्ड करता है, यूएनएचसीआर है, उससे भी परेशानियां आ रही हैं। तो लॉकडाउन के बाद अभी तक 2020 अफ़गानीज़ के लिए, जो यहाँ अफ़गानी आकर रह गए हैं, उनके लिए किस तरीके से, और आपके अंदाजे से यहाँ आसपास में कितना अफ़गानी लोग निवास करता है? देखिए जी, अफ़गानी लोग तो कई सालों से वही साहब जो यूनिचार ऑफिस से इधर रहते हैं। जो लॉ है रिफ्यूजी का, अगर किसी आता है उसको 1 साल या 6 महीने में उसका केस रिजल्ट आ जाए। इधर जब कई सालों से जब लोग आया है, हमारे पास इस तरह लोग हैं कि 10 साल में उसका केस का रिज़ल्ट मालूम नहीं है। 15 साल 20 साल से रिफ्यूजी हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं, उसको तीसरा मुल्क बेचने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। जो यूनिसियार ऑफिस हैं, ये हम सब अफ़गानियों का ये शिकायत है। मैं तो कि कोई रिफ्यूजी का नुमाइंदा नहीं, सिविल एक्टिविस्ट हो। अभी जो परेशानी हमारा ज़्यादा हो गया, हमारा इस तरह सिविल एक्टिविस्ट लोग बहुत ज़्यादा हो गया। हर किसी अपनी हक़ के लिए सिविल एक्टिविस्ट हो गया। हर अफ़गानी जो रहती है इधर, हर किसी बोलता है कि यूनिसियार से मैं यूनिसियार से अपनी हक़ ले लूँगा, तो यूनिसियार हमारा ध्यान रखें। यूनिसियार कई सालों से अफ़गान रिफ्यूजी के लिए कोई ध्यान नहीं रखा था। आपने कहा कि हक लेने की जो बात है, तो जब कोई अफ़गानिस्तान के लोग भारत में आकर बसते हैं तो किस हक से, क्या हक वो लेना चाहते हैं कि यहाँ आकर हमें मिले, और किस तरीके से आपको उसमें परेशानी हो रही है? देख लीजिए, अगर किसी मुल्क में एक बंदा, एक परिवार का खौफ है, ये तो यूएन या यूएन के तहत जो लॉ है कि तीसरा दूसरा मुल्क जाओ, रिफ्यूजी हो जाओ ना, वो जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी परिवार बचाने के लिए, तो ये हर मुल्क में है। वो इसलिए यूएन के हिसाब से वो यूनिसियार जो रिफ्यूजी के लिए काम करे, हर मुल्क में एक ऑफिस है। इसी तरह दिल्ली में है। तो वो आया लोग इधर के, मेरा जान ख़तरा है, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तो ये केस है, मेरे साथ इस तरह हुआ। ये होना चाहिए कि वो अगर आया 1 महीने या 3 महीने वीज़ा ले आए। वो अभी इस ऑफिस उसका केस का रिज़ल्ट 2 महीने अगर नहीं बताया, 6 महीने में बोला, 6 महीने में उसका केस रिज़ल्ट दे दो कि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। तो वो कुछ नहीं करते। 4 साल 5 साल, अभी मेरा 4.5 साल हो गया। इस तरह लोग हैं हमारे बीच में कि 10 साल हो गया, उसका केस का रिज़ल्ट मालूम नहीं। तो 10 साल में हमारे लिए कोई पढ़ाई के लिए बिल्कुल वो नहीं, उधर हम पढ़ाई, हमारे बच्चों पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हमारा मेडिकल का कुछ बंदोबस्त नहीं है, और हमारा केस हमारा लिए अगर जो परेशानी है, हम वो परेशानी का कुछ बंदोबस्त नहीं करते। तो जो भी आप लोगों का परेशानी है या जो और अफ़गानीज़ की परेशानी है यहाँ पर आकर, तो उसके लिए आप कहाँ अप्रोच करते हैं? यूएनएचसीआर को अप्रोच करते हैं या अपने जो मेन नुमाइंदे हैं यहाँ पर अफ़गानियों के, उसको अप्रोच करते हैं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं? देखिए, मैंने बोला कि हमारा जिम्मेदारी बस एक यूनिसियार ऑफिस के ऊपर है, कोई नुमाइंदा इधर नहीं है। इसलिए कि हम आया, कोई नुमाइंदा के नाम से नहीं आया। यूएनएचसीआर में अगर आप अप्रोच करते हैं तो वहाँ से आपको क्या रिप्लाई मिलता है? यूनिसियार हम रिपोर्ट करते। अभी तो लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम तो चलता रहा था पहले भी, कि ध्यान नहीं रखता था, फिर भी लोगों के पास छोटा मोटा कारोबार था। जब लॉकडाउन आया, ये लॉकडाउन में सब लोग, अफ़गानी लोग अपनी घरों में बंद हो गया, किसी के पास खाने पीने के पैसे नहीं था। तो ये हर साल हर रिफ्यूजी के नाम पे
यही यूनिसियार ऑफिस, ये सेंटर ऑफिस जो जेनेवा है, वहाँ से इनके हिसाब से तो पैसा ज़्यादा पैसा आता है। ये पैसा कैसे है? ये पैसा हमारे नाम से आता है, हमारे देखभाल करने के लिए। हमारा जो अगर ये अभी वसंत बिहार है, इसका ऑफिस है, या विकासपुरी का इसका ऑफिस है, इसका रेंट, इसका जो स्टाफ है, ये तनख्वाह लेते हैं, ये सब रिफ्यूजी के लिए देता है। कितना, एक मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो यहाँ दिल्ली की अगर हम राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो कितना अफगानी रेफ्यूजीज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यू आज के दिन है? हमारे हिसाब से तो ये तो कन्फर्म नहीं, आसपास 30,000 लोग। 30,000 लोग जो दिल्ली में हैं इस वक्त? दिल्ली में, पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में 30,000 लोग लगभग? लगभग 2-3 परिवार कश्मीर में, जयपुर में भी है, गुजरात। आपके अगर बात मानी जाए तो आपके अकॉर्डिंग यूनिसियार से जो प्रॉब्लम है वो लगभग इन 30,000 लोगों को है, या उसमें से कुछ गिने चुने लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो सबका है, सबका है परेशानी। मैं जो पहले बात वो मेरा अधूरा रह गया, मैं चाहता हूँ कि उसको पूरा करूँ। जो अभी जो इंडियन सरकार का हमारा कोई शिकायत नहीं, इंडियन लोग से कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा लोग है, बहुत अच्छा सरकार है, इनके साथ तो हम कोई परेशानी नहीं है। हम धन्यवाद कहते हैं इंडियन सरकार को, इंडियन लोग से हम बहुत खुशहाल हैं। तो यूनिसियार है नाराज़गी, हमारा यूनिसियार है, यूनिसियार हमारा ध्यान नहीं रखता है। मैं 2 साल से, मैं अफगानिस्तान में भी सिविल एक्टिविस्ट था। मैं इधर जब आया, मैं देख लिया कि हमारा लोगों का परेशानी दिन ब दिन ज़्यादा हो जाता है, और जब लॉकडाउन आया ये परेशानी और भी बढ़ गया। मैंने आवाज़ उठाया मीडिया के ज़रिए से, पहले 2 साल पहले से मैंने आवाज़ उठाया, उस टाइम तो कम था। जब परेशानी ज़्यादा हो गया, मैंने ज़्यादा आवाज़ निकाला, तो बदले में इधर यूनिसियार ऑफिस हमारे बीच से कोई 10-15 लोग अपनाया। कई रिफ्यूजी के कानून में, लॉ में इस तरह बात नहीं कि तुम जो काम तुम्हारा है या यूनिसियार ऑफिस का है, उस काम तो एक कम्युनिटी बना दो इन लोगों के बीच। मैं भी रिफ्यूजी, वो भी रिफ्यूजी, 10-15 लोग ये अपनाया। वो 10-15 लोग, अगर हमारा कोई परेशानी आता है, किसी अफ़गानी अगर जाता है उनका ऑफिस, बोलता है चलो अपनी कम्युनिटी। हम बोलते हैं कि हम आया कम्युनिटी के नाम से नहीं आया, हम आया है तुम्हारा नाम पे आया, तो ये कम्युनिटी दूर करो। अभी मेरे लिए तो ये परेशानी हो गया। मैं जब आवाज़ उठाया शुरुआत में मुझे बोला है, सब अफगान लोग को ये पता है कि कई सालों से कोई आवाज़, कोई किसी को जुर्रत नहीं था कि वो आवाज़ निकाले। जैसे बोला था कि अगर आवाज़ निकालते तुम्हारा केस ख़राब हो जाता है। ये कौन बोला ये बात? यही लोग जो यूनिसियार के साथ मिला है, यूनिसियार के नाम से हमको ये सब लोगों को बोला है कि आवाज़ मत निकाल। अगर कुछ जुल्म भी हो गया, किसी तरीके से जुल्म भी हो गया, आवाज़ मत निकाल। किसी का जुर्रत नहीं था। जब मैंने सोचा कि ये तो मैं इंसान हूँ, मेरे इंसानी हुकूक भी हैं, इधर मैं देखता हूँ कि हमारा लोगों के ख़िलाफ़, तो देखो 20 साल से रिफ्यूजी हैं, वो दूसरा मुल्क भेजने का कोई चांस नहीं उसको, उसका बच्चे, बीबी, उसका परिवार, उसका मेडिकल का कोई बंदोबस्त नहीं, ट्यूशन के बंदोबस्त नहीं। हमारा बच्चों अगर छोटा था, अभी जवान हो गया, पढ़ने लिखने के बगैर वो जवान हो गया। ये मैं सोचता हूँ कि ये इंसानी हुकूक, इंसानी हक़ में एक गलतियाँ, एक ज़्यादतियाँ। जो काम तालिबान और दाइश करते हैं, तालिबान और दाइश भी बोलता है कि अपनी आवाज़ मत निकाल, अपनी हक़ के लिए मत लड़ो, पढ़ाई मत करो, ट्यूशन मत करो, अस्पताल नहीं है, ठीक है। तो क्या फ़र्क हो गया? तो क्या हम ये समझे कि जिस तरीके से तालिबान और दाइश अफगानिस्तान में आप लोगों पर जुल्म करता है, उसी तरीके से भारत में यूनिसियार वो काम कर रहा है?
मैं जो लोग हमको देखते हैं, मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ। देखो, हमारे बच्चे 20 साल से, 5 साल से, 4 साल से, कई सालों से अगर इधर हैं, पढ़ाई के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं, मेडिकल का कोई बंदोबस्त नहीं। अगर मैं मर जाऊं, 1 रुपये हेल्प नहीं करता है यूएनएचसीआर, 1 रुपये भी हेल्प नहीं करता है। अगर मेरे बच्चे जवान हो गया, उसका पढ़ने लिखने का चांस नहीं था, उसका कोई परवाह नहीं। अगर मेरे लिए या हमारे अफगान लोग के लिए बाहर से कोई रिश्तेदार कुछ $100-200 महीने बेचता है खाना पीने के लिए, एक पेपर दिया है, उस पेपर में वेस्टर्न यूनियन पैसा नहीं देता है, तो मेरा कितना जुल्म है। अगर मैं आवाज़ निकालता हो कि निकाल दिया कि भाई तो हमारे लिए मेहरबानी करो, मैं हमारा केस जल्दी रिजल्ट दे दो, मेरे परेशानी है, मैं अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता हो, तो मेरे केस बंद मत करो। अगर मैं रिफ्यूजी हो गया तो 20 साल से मैं इधर रह गया, मैं जो बोलता हूँ मतलब सर अफ़गानी का। अगर हमारा मुल्क के लोग इधर 20 साल से रिफ्यूजी हैं, 20 साल क्यों ये इसका परिवार बिना पढ़े लिखने, पढ़ाई का, बिना मेडिकल का, बिना किसी तरह का हेल्प नहीं होता है उसको, तो काम का इजाज़त नहीं है हमारे लिए। हम जो चौथा मोटा काम करेंगे, ये हम इंडियन सरकार को धन्यवाद कहते हैं। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ तो आप कि वही बात कि यहाँ यूएनएचसीआर, तालिबान और देश का काम आप लोगों के लिए कर रही है। मैं ये सवाल लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे साथ सुलूक हो जाता है, आप इसका नाम क्या दोगे? मैं 2 साल से आवाज़ निकाला, 6 महीने से ज़्यादा आवाज़ में देख लिया कि हमारे लोगों का परेशानी ज़्यादा हो गया। मेरे पास इस तरह वॉइस हैं, यही लोग जो यार हम लोगों के बीच में ड्यूटी दिया है, मुझे बोला कि शिरज़ाई यूएनएचसीआर ऑफिस बोला है कि तुम ज़्यादा इंटरव्यू मत करो। उन लोगों को बोला है कि शिरज़ाई को मत जाने दे के ज़्यादा इंटरव्यू करे। अगर शिरज़ाई ज़्यादा इंटरव्यू करता है, हम लोग के लिए बेइज्जती हो जाता है। अगर ये मीडिया में आता है, हम जेल जा सकते हैं। अभी आप क्या नाम देंगे? जो गलत काम करेगा वो तो जेल जाएगा, चाहे मैं हूं या आप, वो बात तो है। अब वो गलत काम करेगा तो डरेगा भी, इसका मतलब सरासर खुलेआम गलत काम चल रहा है। अभी तो ये काम मैं तो अभी सब अफगानी जो अभी अगर मेरा आवाज़ सुनते हैं, सब दुनिया को मालूम है। अभी मैं 6 महीने से बहुत ज़्यादा अपने लोगों को भलाई के लिए मैं आवाज़ उठाया। इसके बीच में मेरे लिए यही लोग जो यूएनएचसीआर के तरफ से कम्युनिटी के नाम बनाया, ये यूएनएचसीआर बनाया 2009 से लेकर अब तक, इसी तरह एक कम्युनिटी बनाया अपनी मर्ज़ी से। हमारा लोगों कोई किसी भी खुशहाल नहीं है इस बात का, इसलिए कि मैं कान हूँ, मैं रिफ्यूजी, वो भी रिफ्यूजी, हमारा औकात है कि हमारा प्रॉब्लम हम आते हैं आपके पास। जो मैं एक काम शुरू किया, क्यों इतना परेशानी, मैं कई 50 ईमेल किया है। जिस दिन से मुझे पता चला कि शिरज़ाई को जाने इजाज़त मत दो कि ज़्यादा इंटरव्यू करो वरना हम जेल जा सकते हैं, मैंने करीब 50 या 50 से थोड़ा कम ईमेल किया है कि ये लोग सच बोलते हैं यूएनएचसीआर ऑफिस को। इसी तरह बात मैंने सुना, सच बोलते हैं ये लोग, वो ये मेरे एक ईमेल के जवाब नहीं दिया है। और साथ साथ मेरे लिए तालिबान का जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है, इस्लामी सिक्योरिटी कौंसिल तालिबान के नाम से, फेसबुक में मेरे लिए धमकी आया, पाकिस्तान से मेरे लिए फेसबुक में धमकी आया। मैं हफ्ते में 2 बार लाइव आता हूँ फेसबुक में, लोगों के साथ बात करता हूँ, अपने लोगों जो 30,000 लोग रहते हैं, और फेसबुक के ज़रिए जो प्रॉब्लम है मैं दुनिया को बताता हूँ। मेरे लिए अफ़गानिस्तान सरकार जो अभी है, इस सिक्योरिटी के कौंसिल
एक जनरल फ़ोन किया, मुझे धमकी दिया कि तुम्हारा हाथ पैर बांध के वापस अफ़गानिस्तान बुला लूँगा, धमकी आया। जो एम्बेसी में पहले डिप्लोमेट लोग थे, उनसे इस तरह वॉइस है, सबूत है मेरे पास के उन लोगों का ख्याल है कि ये ज़्यादा लोगों के परेशानी के लिए काम करता है, डिपोर्ट का बंदोबस्त किया है। ये सब परेशानी ले इधर 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 मैं अभी हर जगह जो अफ़गानिस्तान लोग रहते हैं रिफ्यूजी, मैं जाता हूँ उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। कई जगहों में गया, कुछ नहीं था तो मेरे साथ लोग था। नविदा में मेरा जलसा था, मीटिंग था लोगों के साथ जो अफ़गान लोग नविदा में रहते हैं। उधर कई एक रात पहले सुपारी दिया था, यही लोग किसी बदमाश को सुपारी दिया था 10 लाख रुपए आपके नाम से? हाँ, 10 लाख रुपए वादा किया था कि अगर शेज़े आता है इसको मारो, हाथ पैर टूट के जो कर सकते करो। हमारे लोगों को पता चला, मुझे फ़ोन किया कि शेज़े साहब मत आना। फिर वही जो बंदा जो सुपारी लिया था वो अच्छा बंदा था, वो लोगों को बोला था कि 10-15 लड़की दे दो, वो बोला ठीक देता हूँ, सब वॉइस है, सबूत है मेरे पास। बोला था इस तरह बात है। उसका कोई दूसरा अफगानी उसका दोस्त था, उसके फ़ोन किया है, पूछा है मेरे बारे में, वो नहीं बोला है कि नहीं भाई ये हमारा हक में लड़ता है। तो ये अच्छा आदमी, मेरे कुछ वीडियो जो इंटरव्यू टीवी चैनल में मैं इंटरव्यू किया उसको भेजा। फिर वही बंदा मुझे फ़ोन किया, बोला भाई तो हमारा भाई अगर किसी मुल्क आए, इस तरह बात मुझे बोला था। तो मैं किसी और से पूछा, तुम अच्छे बंदा हो, तुम आज मत आना, कि पुलिस के साथ बात भी किया है। देखो मैं जब आवाज़ निकलता हूँ वो मेरी आवाज़ खामोश कराने का कोशिश है। ये इंसानी हक में जुल्म नहीं क्या है? तालिब और दाइश ये काम भी करता है। तालिब और दाइश भी वही यही सवाल काम करता वापस आ गया है कि जो काम तालिब और देश कर रहा है वही काम यहाँ पर यूएनएचसीआर कर रहा है। आप भारत में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपने कभी इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया? मैं कल भी एक टीवी चैनल में इंटरव्यू किया। देखिए हमारे पास तो कुछ इख्तियार नहीं है। हम कल मैं एक टीवी चैनल में इंटरव्यू किया, एक 20 या 1 महीने पहले एक अखबार में इंटरव्यू दे दिया। हमारा एक अफ़गान लड़का जो 32 साल का था, उसको ख़ुदकुशी किया, सुसाइड किया। किस लिए सुसाइड किया? कि वो कई सालों से दिल्ली में था, उसका जो माजी क्या होता है उसका पता नहीं था। बस ये चलो वही बात है, उसका केस मालूम नहीं था कि वो 10 साल और रहते हैं इधर, 5 साल रहते हैं, सारे उम्र रहते हैं, कुछ हेल्प नहीं था, लॉकडाउन भी था, उसका घर का रेंट देने का मसला था, खाने पीने का मसला वो था। ठीक है, मसला सबका अलग अलग होता है। वो परेशानी की मैं वजह यही से जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब परेशानी है, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, तो उस मुल्क के सदर से कभी आपने संपर्क करने का कोशिश किया? कोशिश को तो किया, तो हमारा जो पहचान नहीं था। अभी आपके ज़रिए मैं इंडियन सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हिंदुस्तान दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पे, दुनिया में इस तरह बात है कि हिंदुस्तान दुनिया का बेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है। तो इसलिए अगर इसी डेमोक्रेसी में हमारा आवाज़ चुप कराने की कोशिश कोई करता है, और मेरा ये भी यकीन है जो काम यूएनएचसीआर ऑफिस करता है हमारे साथ, मैं कई बार अफ़गानिस्तान टीवी चैनल में, बीबीसी में, या इंटरनेशनल जो ज़्यादा मैंने इंटरव्यू किया है, सब इंटरव्यू में मैं बोला है कि जो काम हमारे साथ हो रहा है इंडियन सरकार को मालूम नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, अगर जितना ईमेल आपने यूएनएचसीआर ऑफिस में किया उसका आधा भी अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को करते तो शायद कहीं ना कहीं आज आप फायदे में होते। तो मैं एक बार मेरे ख्याल प्रेस क्लब में मैंने किया है, तो वो जो लॉ है हमारा सब कुछ, तो मैं शुरुआत में बोला कि हम इंडियन सरकार का कोई लेने देन या कोई परेशानी नहीं है।
परेशानी अगर है यूनिसियार का है, मैं यूनिसियार को ईमेल किया है। नहीं, लेकिन हाँ। यहाँ यूनिसियार काम कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में कर रहा है। जिस मुल्क में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो उस मुल्क की गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। आपको इंडियन गवर्नमेंट तक जाने से किसी ने रोका या आप खुद से अभी तक नहीं अप्रोच कर पाए? नहीं, मैं खुद नहीं किया, किसी नहीं रोका। आपको आपका इंडियन गवर्नमेंट के लिए हमारे ज़रिए क्या मैसेज है या किस तरीके से आप इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहते हैं मीडिया के ज़रिए? मैं तो एक कहना चाहता हूँ कि मैं जो असिस्टेंट मिनिस्टर रिफ्यूजी अफ़गानिस्तान में, उसके ज़रिए अफ़गानिस्तान में जो इन्वेस्टर है उसके लिए मैंने पैगाम भेजा कि हमारा वो बात किया है, उसका मीटिंग भी हो रहा था। जो प्रॉब्लम है वो मिनिस्टर के असिस्टेंट उसके साथ बात किया था। अफगानिस्तान में जो इंडियन आपको अगर इंडियन गवर्नमेंट से मिलने का मौका दिया जाए तो आप उनसे क्या दरख्वास्त करें? मैं इंडियन गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त कर दूँ, प्लीज़ प्लीज़ इंसानियत के नाते और पुराना दोस्ती जो अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान है, इस दोस्ती और ये इंसानियत के नाते आप एक बार जो ऑफिस रिफ्यूजी का दिल्ली में है, इन ऑफिस का इंक्वायरी करो कि क्यों हमारा केसेस 5 साल 6 साल 10 साल तक रिजल्ट नहीं आता है। क्यों अगर किसी रिफ्यूजी होता है 20 साल से ज़्यादा भी लोग रहे है इधर, उसका तीसरा मुल्क भेजने का बंदोबस्त नहीं। क्यों हमारा केसेस अच्छी तरह इंक्वायरी नहीं होता है, 4 साल बाद 5 साल बाद एक केसेस बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है फिर वो लोग इसी डर की वजह से कि मैं अगर वापस अफ़गानिस्तान जाऊं तो मुझे मार डालेगा, फिर वो बिना पेपर के सारा परेशानी के साथ साथ फिर वो नहीं जाता है। और हम इसका अगर इंक्वायरी हो जाएगी तो मैं सोचता हूँ जो जुल्म हमारे साथ अफ़गानिस्तान में तालिबान और अलकायदा दाइश करता है, वही इस तरह जुल्म यहाँ उसका महसूस होता है। चलिए शेरज़ाद साहब, काफ़ी चीज़ें हमने जानी आपसे और बहुत सारी चीज़ें दर्शकों ने भी सुनी, और हम भी यही चाहेंगे कि जिस तरीके से अफ़गानी लोग भारत को अपना घर मानकर यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरीके से भारत में रहना चाहते हैं, जीवन बसर करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में दाइश और तालिबान ने इनको सताया, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि भारत में खासकर राजधानी में रहते हुए यूनिसियार इनको सताए। और भारतीय सरकार से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं सारी अफ़गानी कम्युनिटी की तरफ से जो भारत में इस वक्त मौजूद है, अफ़गानी रिफ्यूजीज़ के नाम से जो यहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं, कि इनकी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, इनको सुना जाए। और आज हमारे साथ थे निसार अहमद शेरज़ई साहब, और आज के बाद इसी तरीके से हम इनके और भी साथियों से मुलाकात आपकी कराते रहेंगे। एक बात और कुछ आपके ज़रिए कहना चाहते हैं, ये हमारे ज़रिए आप तक? जी। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन शुरू किया, अभी मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरह चलता है वो जुल्म है, मेरे केस बंद होने के चांसेस बहुत हैं कि ये लोग इसी वजह से कि मैं आवाज़ उठाया मेरा केस बंद करे, मेरा नहीं, मेरे साथ अभी कई सिविल एक्टिविस्ट हैं। एक अभी अगर मैं कह सकता हूँ कि सब अफगान लोग जो रहते हैं ये अभी सब सिविल एक्टिविस्ट हो गया। जो बंदे अपनी आवाज़ निकलता है उसका केस का ख़तरा है, इसलिए कि 20-25 साल बाद जुल्म के बाद हमारा लोग आवाज़ उठाया। हो सकता है मेरा दोस्तों का, दूसरा अफगानों का जो रिफ्यूजी है इधर, उनका केस इसी वजह से बंद हो जाए कि हम आवाज़ निकाल दिया। तो अगर इस तरह काम भी हो सकता है, मैं दुनिया से, इंडियन सरकार से मेरा गुजारिश है कि प्लीज़ इधर दुनिया का बेस्ट या दुनिया का सबसे अच्छा डेमोक्रेसी में हमारा मुंह बंद करने का किसी को इजाज़त मत दी। अगर हम आवाज़ निकाल दिया, अगर किसी हमारा केसेस बंद करता है
तो उसके ख़िलाफ़ आप हमारा हेल्प कीजिए। चलिए, हेल्प होगी और हम भी चाहते हैं कि हेल्प हो और बहुत जल्दी इन अफ़गानी रिफ्यूजीज़ की सुनवाई हो भारत में, और भारतीय डेमोक्रेसी की जिस तरीके से विश्व पटल पर आज छाप छोड़ी जा रही है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी वह अपनी नुमाइंदगी रख पाएगी और इन अफ़गानी रिफ्यूजीज़ को एक न एक दिन ज़रूर भारतीय राजधानी दिल्ली में और अन्य शहरों में भारत में न्याय दिला पाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।